Hello everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today we will start with a very new chapter of class 10 CBSE Geography, that is Resources and Development. तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का Resources and Development and it is like very interesting chapter. तो इसे कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले तो हम रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे कि रिसोर्सेज क्या है. देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है वो एक रिसोर्स है. आपके घर में वाईफाई है, वो एक रिसोर्स होगा. आपका फ़ोन एक रिसोर्स है, फ़ैन रिसोर्स है, फूड एक रिसोर्स है क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इन सब चीज़ों से. क्लोथ्स आपके लिए रिसोर्स होंगे. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, एनवायरनमेंट में तो होनी चाहिए. सपोज मैंने कहा कि डोरेमोन के गैजेट्स मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है क्या? नहीं. तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, वो चीज़ एनवायरनमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए. एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिस्फाई आर नीड्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हो, वो क्या है? रिसोर्स है ना. अगर कोई चीज़ हमारी नीड्स को पूरा ही नहीं करती है तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगी. वो एनवायरनमेंट में तो अवेलेबल होगी पर वो एक रिसोर्स नहीं होगी. ठीक है. और अगर कोई चीज़ एनवायरनमेंट में अवेलेबल ही नहीं है तो वह हमारी नीड्स को कैसे पूरा करेगी, राइट? अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई भी रिसोर्स है ना, तो उसके पास क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए वो रिसोर्स. अब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक कार है पर आपको उस कार को रन करना नहीं आता, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है, वो टेक्निक नहीं है कि मैं इस कार को कैसे रन करूं. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया? आप उस कार को रन ही नहीं कर सकते. मतलब वो कार अवेलेबल भी है एनवायरनमेंट में, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकती है, बट यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू रन द कार. आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस कार को रन करने की, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है. दूसरा आता है इकोनॉमिकली फीजिबल. अब इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब एनवायरनमेंट में कार भी अवेलेबल है, ठीक है, और वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकती है. आपको कार चलानी भी आती है, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी भी है, बट आपके पास पैसे नहीं है उस कार को खरीदने के लिए, या आपके पास पैसे नहीं है उस कार में पेट्रोल डलवाने के लिए. तो दैट मीन्स वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है. तो वो एनवायरनमेंट में भी अवेलेबल है, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी भी है, पर आपके पास पैसे नहीं है, यू डोंट हैव द मनी टू परचेज दैट कार. तो यानी कि अब पेट्रोल नहीं है या कार के पैसे ही नहीं है तो आप कार खरीदोगे कैसे, और वो आपकी नीड्स को पूरा ही नहीं कर पाएगी. सो दैट इज नॉट अ रिसोर्स. तीसरा आता है कल्चरली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, सॉरी. अब कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है? सपोज आप एग्जाम्पल लो कि आपने कल्चरली एक्सेप्टेबल में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी सोसाइटी में उस कार को कंसिडर किया ही नहीं जाता. आपको एक कार चलानी आती है पर वो वाली कार आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो किसी को पसंद नहीं आती. या फिर आपकी ऐसी कार थी जो ओपन है पूरी ऊपर से, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया दैट यू कैन नॉट यूज दैट कार इन दैट एरिया. तो वो कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को, तो वो एक रिसोर्स नहीं है. इसका दूसरा एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक बहुत ही छोटी सी मिनी सी ड्रेस है, आपके पास बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, बट आप वो सेम ड्रेस किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे में जाके नहीं पहन सकते. सो वो आपकी नीड्स को तो सेटिस्फाई कर रही है और वो आपके पास भी अवेलेबल है, आपको उसे पहनना भी आता है, आपके पास पैसे भी थे, आप उसे खरीद सकते थे, बट कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं करता. आप उस ड्रेस को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं पहन कर जा सकते, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है वो, तो वो एक रिसोर्स कंसिडर नहीं होगा. ठीक है. तो एक रिसोर्स, कोई भी चीज़ क्या है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी पूरी? एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है दैट कैन सेटिस्फाई आर नीड, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, प्रोवाइडेड, लेकिन उसकी क्या कंडीशंस हैं? प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. डन. और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस हर एक चीज़ को जो इन तीनों कंडीशंस को पूरा कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वो एक रिसोर्स होगा. ठीक है. अब आगे आते हैं. अब इसके बाद रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो वैसे हमारे तीन तरीके के होते हैं.
अगर हम मेन 3 कैटेगरीज देखें, एक होती है नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमने नेचर से ऑब्टेन करे हैं, जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल थे, उनको बस हमने अपनी यूजेबल फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया। मतलब कि ये कि सपोज वाटर जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ओशंस में अवेलेबल है, रिवर्स में अवेलेबल है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। पर हम क्या करते हैं, अपने घर में हमने आरओज और वाटर प्योरीफायर्स लगवाए हुए हैं जहाँ से हम उस पानी को प्योरीफाई करके पीते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमने नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करा और हम उसको यूज करते हैं। एक आते हैं हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कार, फोन, वाईफाई, ये सारी चीजें क्या है, ये नेचुरली तो हमें भगवान ने नहीं दी थी ना, ये लो बेटा फोन, नहीं, ये हमने खुद बनाया है। तो ये क्या होते हैं? ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं यूज करने के हिसाब से। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अगर इतने सारे रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स बना रहे तो यानी हम भी तो किसी काम की चीज है ना। तो यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हम ही क्या करते हैं, हम ही डेवलप करते हैं न्यू रिसोर्सेज, हम ही उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, हम ही उन रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं और फिर हम ही उन रिसोर्सेज को सेव करते हैं। तो ह्यूमन एक इतना अच्छा रिसोर्स है, पीपल एज ए रिसोर्स 9th में भी हमने स्टडी करा है कि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करी है हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में। अब हम आते हैं थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे अगर नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में तो वही सारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आ गए, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, फोन्स, हर एक चीज़। ह्यूमन रिसोर्सेज हम खुद है। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का एक टॉपिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज की डिफरेंट कैटेगरीज पर आएंगे। देखो, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग नेचर में या फिर जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचर, जो हमारा नेचर है या हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें होती है, हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, हम उन सारी की सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ, अपने माइंड के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं। जो भी देखो, कोई भी चीज़ अगर मैंने बनाई है तो मैंने उसका प्रोडक्ट नेचर से ही तो उठाया होगा। अगर मैंने कॉटन क्लोथ्स बनाए तो मैंने उसके लिए कॉटन ली। कॉटन कहाँ से आई? फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर से आई। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए नेचर की तो ज़रूरत है ही हमें। तो हमने क्या किया, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें थी हमारी सराउंडिंग्स में, उनको टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करा और टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करने के बाद हमने उन्हें मार्केट में बेच दिया, यानी कि इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिए। इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिए जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके हम और पैसा कमा सके, राइट। तो यहाँ पर ये सब किसने किया? हमने नेचर को, टेक्नोलॉजी को और इंस्टीट्यूशंस को कंबाइन किया। और ये किसने किया? ह्यूमन बींग्स ने किया। सो दैट इज हाउ वी कैन से ह्यूमन बींग्स आर देमसेल्व्स अ रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वी क्रिएट इंस्टीट्यूशंस ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। हम उसे बेचेंगे तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट अपने आप होगी। अब पैसा आएगा तो हम और नए रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कैटेगरी पर कि रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें। देखो, पहली जो बुक्स होती थी उनके हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते थे और फिर उनको समझते थे। बट अब हमारा जो न्यू सिलेबस है उसमें से ये रिमूव हो चुका है, तो मैं उसका फिर भी एक आइडिया दूंगी, मैं फिर भी एक बार समझाऊंगी क्योंकि वो क्लियर होना चाहिए। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 1। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इस सबके नोट्स हम जो है कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि अगर कॉपी में हम नहीं लिखेंगे तो हम फिर भूल जाएंगे उस टाइम पे, है ना। तो नोटबुक्स में ज़रा जल्दी कॉपी करते रहो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, and last on the basis of status of development। सबसे पहले आते हैं हम अलग अलग बेसिस पर, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करें, अलग अलग कैटेगरी पर। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन।
ओरिजिन का मतलब है कि रिसोर्स आया कहाँ से है, ठीक है। तो एक होता है बायोटिक रिसोर्स, एक होता है एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स कौन सा रिसोर्स है? ऐसा रिसोर्स, कोई भी ऐसा बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, बायोटिक रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ये दोनों के दोनों नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज के पास लाइफ होती है, एबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, इनके पास लाइफ नहीं होती, पर ये दोनों के दोनों नेचुरल होते हैं। बायोटिक में क्या क्या आ सकता है? ह्यूमन बींग्स, हम लोग बायोटिक रिसोर्स है, हमारे पास लाइफ है और हम नेचर से ओरिजिनेट हुए हैं। प्लांट्स जो होते हैं ये बायोटिक रिसोर्स है, इनके पास लाइफ है। एनिमल्स ये बायोटिक रिसोर्स है। फिश एक बायोटिक रिसोर्स है। एबायोटिक रिसोर्स में क्या आता है? वाटर एयर लैंड सॉइल, ये सारे नॉन लिविंग है, पर इनके बिना बायोटिक रिसोर्सेज सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ओरिजिन के बेसिस पे टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया रिसोर्सेज को, बायोटिक और एबायोटिक। फिर आते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, यानी रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स जल्दी खत्म होता है। तो इसके बेसिस पर दो रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं बार बार, हम मतलब क्या कह सकते हो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर दोबारा से बन सकते हैं। जैसे वाटर, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या है? वाटर साइकिल हमने पढ़ी है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वाटर जो होता है वो सनलाइट में इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ही पानी इवेपोरेट होता है सनलाइट में, वो क्या होता है, ऊपर जाकर क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर बारिश आती है तो वो पानी सेम ओशन में दोबारा आ गया। तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, या फिर कह लो कि बहुत ही कम टाइम में दोबारा वापस बन। अब कुछ रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो रिन्यू नहीं हो सकते, वो है कोल, पेट्रोलियम। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी भी मतलब इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इनको दोबारा से रिन्यू करने में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो इन्हें बनाने में बहुत साल लगेंगे और इसलिए इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, और वो कैटेगरीज क्या हैं? एक होते हैं हमारे इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है, वो मेरा है, वो तुम में से कोई नहीं ले सकता, वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। तुम्हारा फोन जो है वो मैं नहीं ले सकती, राइट? तो वो आपका पर्टिकुलर रिसोर्स हो गया कंसिडर। एक होते हैं हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बाद कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। सपोज एक पार्क है, पार्क मेरा तो नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि ये मेरा पार्क है, यहाँ पर कोई झूला नहीं झूलेगा, वो पूरी कम्युनिटी का पार्क है, वहाँ पर सब लोग जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे नेशनल रिसोर्सेज। देखो, अगर आप कहो ये मेरे पास मेरा फ़ोन है, ये कोई नहीं ले सकता, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्स हैं, जितने भी कम्युनिटी ओन रिसोर्स हैं, ये सारे रिसोर्सेज अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का रिसोर्स माने जाएंगे, यानी कि नेशनल रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्स आपके इस कंट्री में हम देख रहे हैं, चाहे वो आपके पास हो, मेरे पास हो, वो सब नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। फिर आते हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि पूरा वर्ल्ड ओन करता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन पूरे वर्ल्ड का रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। जर्मन कंट्री या इंडियंस जाकर ये नहीं बोल सकते ये हमारा रिसोर्स है, ऐसा नहीं है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज फिर 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास पूरी पूरी पावर है कि आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। सन की जो एनर्जी है उसके पास पूरा पूरा पोटेंशियल है कि आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, पर अभी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, पर हमारी कंट्री में उसे यूज़ नहीं किया जा रहा। एक होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो फ़ोन डेवलप हो चुका है तभी तो यूज़ कर रहे हो, वो एक डेवलप्ड रिसोर्स है, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। एक आते हैं आपके स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज जो अभी डेवलप हो सकते हैं पर अभी डेवलप करना आया नहीं उन्हें। जैसे हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, पर अभी हमें उसे यूज करना आया नहीं, तो हमने उसे स्टॉक की तरह रख लिया। एक होते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब जैसे कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि देखो पोटेंशियल, जिनको हम डेवलप भी कर सकते हैं, है ना, इनके पास पूरी पावर है आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सके। हमें डेवलप करना भी आता है पर हम उन्हें यूज नहीं कर रहे। डेवलप्ड रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं, यूज भी कर रहे हैं। स्टॉक डेवलप करना आता ही नहीं है, तो हम यूज भी नहीं कर सकते, पर हमें पता है कि हाँ ये हमारे काम आ सकता है। रिजर्व्स ऐसे रिसोर्सेज जिनको डेवलप करना आता है पर हम डेवलप ही नहीं कर रहे। देखो पोटेंशियल क्या है, डेवलप करना आता है, डेवलप हो भी चुका है, ठीक है, और पर हम यूज नहीं कर रहे।
डेवलप हो चुका है, यूज भी कर रहे हैं। स्टॉक हमने उसे डेवलप करना ही नहीं आता, और रिजर्व डेवलप करना आता है, पर डेवलप करना आता है, डेवलप हो भी चुके हैं, पर अभी हम डेवलप कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर हम डेवलप ही नहीं कर रहे, पर पता हमें दोनों में है कि कैसे डेवलप करना है। तो ये बहुत ही इजी सा था, इसके बारे में अगर स्टडी नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कट चुका है सिलेबस से। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पर। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखो, रिसोर्सेज हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा वाइटल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। अगर आपकी लाइफ किसी भी पर्सन को सरवाइव करना है तो उनके सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज जरूरी हैं। खाना नहीं होगा सरवाइव कर सकते हो, फोन नहीं होगा सरवाइव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग सरवाइव। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड द रिसोर्सेज, वी रिक्वायर रिसोर्सेज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोगों को क्या है, हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स है ना, तो हम रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं? इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ही ज्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे। रिसोर्सेज है हमारे पास, हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है, हमारे पास वाटर है, सारे तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास सारे तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बट द प्रॉब्लम इज, द मेजर प्रॉब्लम इज कि हम रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, क्योंकि हम उन्हें एक्सेस में यूज कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। अब एक्सेस में मतलब ये बात ना पहले भी महात्मा गांधी ने कही थी कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी भी इंसान की जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे पास एनफ रिसोर्सेज हैं। पर एक भी इंसान अगर ग्रीडी है, ठीक है, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसकी ग्रीड को पूरा कर सके। ग्रीड होता है लालच, और लालच कभी खत्म नहीं होता। ग्रीड आपकी कभी खत्म नहीं होगी। इफ यू गेट समथिंग यू वांट मोर, यू वांट इट मोर। आपको एक चीज मिल जाए, आपको वो दोबारा चाहिए, आपको फिर वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो हमारी नीड कभी भी फिनिश नहीं होगी। इट विल कंटिन्यू फॉर एवर इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में फॉर एवर चलती जाएगी नीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब क्या होता है, ग्रीड पूरी करने जा रहे लोग और रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे। मतलब अगर पानी है तो पानी की टंकियां बहती जा रही है और हम उन्हें बिना कुछ सोचे समझे यूज करते जा रहे हैं। हमारे पास कुछ माइंड में नहीं रखा हो हमने कि हमें रिसोर्सेज को ना यूज करें या थोड़ा सा बचा लें, जिस वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ चुका है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब ये अर्थ में इतने सारे लोग हैं ना जिन्होंने अपने इन रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया है, हमारे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रखे, जिससे क्राइसिस आ गए हमारे इकोसिस्टम में। हमारी ओजोन लेयर जो है, जो हमें सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं, देखो एक इंसान अमीर है तो वो अमीर होता जा रहा है, क्योंकि देखो जिसके पास पैसे है वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें और पैसे चाहिए, और जिसके पास जितने पैसे उसके पास उतने रिसोर्सेज। तो लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, हैव्स एंड हैव नॉट्स। एक जिनके पास पैसे हैं बहुत सारे, हैव नॉट्स जिनके पास पैसे है ही नहीं। तो ये अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो अब हमें इन रिसोर्सेज को बचाना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज रिसोर्सेज, वी नीड टू सेव दीज रिसोर्सेज, है ना, इन रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या सोचा, वर्ल्ड लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको रिसोर्सेज, आपको क्या करना है, देखो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। हम रिसोर्सेज को डेवलप करने का मतलब है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारे नीचे में जो भी अवेलेबल है, हम उन सारी चीज़ों को नई नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से नई नई चीज़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो जी सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको डेवलपमेंट तो करनी है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ अदर्स। यानी कि किसी और की, जैसे हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हम जो अपने रिसोर्सेज है ना वो पास्ट जनरेशन से लेकर नहीं आए हैं। हमने पास्ट वालों से नहीं लिए रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को इतना यूज कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जैसे अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जितने हमें यूज करने चाहिए, कुछ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका तो यूज कर ही रहे हैं, साथ साथ अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज बचाए गए थे हम उनका भी यूज करते जा रहे हैं।
तो इससे क्या हो रहा है, अपनी वांट को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। यानी अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट को डैमेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो उन्हें इस तरीके से यूज़ करो कि आप उसको खराब ना कर दो, एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को भी आप बचा कर रखो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एक टॉपिक, रियो डे जनीरियो अर्थ समिट 1992। तो ये बताती हूँ क्या हुआ था। रियो डे जनीरियो, इट्स अ कंट्री इन ब्राज़ील, इट्स अ स्टेट इन ब्राज़ील, ब्राज़ील की एक स्टेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 100 कंट्रीज जो थी वो मिली थी जून 1992 में। जून 1992 में 100 कंट्रीज मिली और इन्होंने एक एजेंडा था जिसका नाम था एजेंडा 21, उसको अडॉप्ट करा। ठीक है, इन्होंने एक एजेंडा 21 अडॉप्ट करा और इस एजेंडा 21 के हिसाब से ये था कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट को बचाएंगी, इकोसिस्टम को बचाएंगी। ठीक है, और ग्लोब को पॉवर्टी, डिसीज, सब चीज़ों से बचाएंगे। हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने वर्ल्ड को। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स लेकर आएंगे, फॉरेस्ट लॉज लेकर आएंगे अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बिल्कुल प्रॉपरली ऐसा सोच के रखा था कि एजेंडा 21 में हमने इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना है। और ये पहली अर्थ समिट थी, पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, यानी पहली ऐसी मीटिंग थी जहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था एट द वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल पर हमने एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी दी और उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज़ है? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको अपने रिसोर्सेज जो है ना उनको प्लान करके जुडिशियसली यूज़ करना है। जुडिशियसली मतलब ध्यान से यूज़ करना है। तो प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है अगर आपको रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? हमारी कंट्री में कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, कोल्स वगैरह हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर मिनरल्स आपको मिलेंगे ही नहीं, जैसे राजस्थान। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है, मेघालय हो गया। ठीक है, आपकी ईस्टर्न स्टेट्स जितनी है वो हो गई। पर आपको वाटर लद्दाख और राजस्थान में नहीं मिलेगा, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। राजस्थान में सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा है, बट कुछ एरियाज में सनलाइट आती ही नहीं है। तो इस तरीके से कह लो कि इंडिया जैसी कंट्री में भी क्या होता है, हमारी कंट्री में भी रिसोर्सेज अलग अलग जगहों पे अलग अलग अमाउंट में अवेलेबल है। पर हर इंसान को हर रिसोर्स इक्वल अमाउंट में चाहिए, हर रिसोर्स की ज़रूरत है हर एक पर्सन को। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, रिसोर्स प्लानिंग का कंसेप्ट आया कि हमें प्लानिंग करके प्रॉपरली रिसोर्सेज का यूज़ करना है ताकि पूरे कंट्री में जो है रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ऐसी रिसोर्स प्लानिंग वर्ल्ड लेवल पर भी होनी चाहिए। देखो इंडिया में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में अवेलेबल थे, पर इंडिया में प्रॉब्लम आई थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कोलोनियलिज्म के टाइम पे। ठीक है, तब क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने शुरू कर दिए। इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी उनको बंद करवा दिया और अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी। बाहर से जो मतलब जो भी सामान इंडिया का होता था, जो एक्सपोर्ट होता था, इंडिया से बाहर जाता था, इंडिया की इतनी अच्छी मार्केट थी, वो सब बंद करवा दी और सिर्फ इंग्लैंड से बना हुआ मटेरियल जो था वो सारी मार्केट्स में जाया करता था। तो इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हो गए। तो हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी एक रीज़न है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को बचाओ। क्योंकि रिसोर्सेज अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और फिर हम इन फ्यूचर उन रिसोर्सेज को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो गांधी जी वाली लाइन ज़रूर ये वाली याद रखना और अपने आंसर में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। There are enough resources for everybody's need, यानी हमारे पास एनफ रिसोर्सेज हैं लोगों की सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। पर किसी भी इंसान की ग्रीड को पूरी करने के लिए एनफ रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ग्रीड खत्म नहीं होगी और रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने लैंड रिसोर्सेज पर। देखो लैंड में हमारे पास क्या क्या आता है, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज।
माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज, ये हमारे 3 रिसोर्सेज हैं जो कि लैंड रिसोर्सेज का पार्ट है। और देखो प्लेन्स में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह होता है, अर्बनाइजेशन, सिटीज़ भी यहाँ डेवलप हो रही हैं। माउंटेन्स में सिटी वगैरह डेवलप देखिए कहीं नहीं हो सकती, बट वो रिक्रिएशन के लिए अच्छी है, टूरिज्म के लिए अच्छी जगह है। प्लेट्यूज में मिनरल्स आपको मिल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब लैंड को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लैंड हमारा बैरन या वेस्ट लैंड होता है, कुछ लैंड हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसको हम कल्टिवेट नहीं करते, कुछ लैंड को हम 5 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। एक होता है करंट फैलो लैंड जिसे 1 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। खाली क्यों छोड़ते हैं? कई बार हमारी सॉइल फर्टाइल, सॉइल खराब हो जाती है तो उसे फर्टिलिटी जो है उसको वापस चाहिए होती है, तो फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हम उसे कुछ टाइम तक खाली भी छोड़ दें तो सॉइल अपने आप अपनी फर्टिलिटी रिस्टोर कर लेगी। अब हमारा लैंड जो है इंडिया में बहुत सारा लैंड हम सिटीज़ डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा परसेंटेज ऑफ लैंड हम मतलब क्या कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री, तो उसे फीड भी तो कराना है उस पॉपुलेशन को। अब 1952 में एक पॉलिसी पास हुई थी जिसका नाम था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसके हिसाब से 33% ऑफ लैंड जो है पूरी कंट्री का वो वहाँ पर फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री में सिर्फ 29 कुछ परसेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम आते हैं लैंड डिग्रेडेशन पर, कि कैसे हमारा लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। तो अब देखो हमारा जो मतलब बहुत सारा लैंड है ना वो कैसे खराब हो गया है, यहाँ से शुरू होता है। हम अगर पंजाब वाली साइड देखें, पंजाब हरियाणा, वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, और ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर हमने फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इरिगेशन सबका यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी सॉइल ख़राब हो गई उन केमिकल्स की वजह से, उन फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारा लैंड डिग्रेड हो गया। साथ साथ अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ डेवलप हो चुकी हैं, तो इरिगेशन की वजह से भी ना क्या प्रॉब्लम आई है वहाँ पर कि हम ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, जिससे पानी ज़्यादा भर गया है, पानी ज़्यादा भर गया तो सैलिनिटी, सॉल्ट लेवल बढ़ गया है वहाँ पर, तो हमारी सॉइल लैंड पूरा ख़राब हो गया। जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, झारखंड वाला रीजन है, वहाँ पर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर प्लेट्यूज है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ऐसे डिकन प्लेट्यू वाला रीजन जो है, ये सारे प्लेट्यूज वाले रीजन में मिनरल्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे खोदते जाते हैं, लैंड को मिनरल्स निकालते हैं और उस लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं जो कि खराब हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो हम कई बार क्या करते हैं ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं कुछ एरियाज, जैसे वहाँ पर ग्रासलैंड्स वाले रीजन जो है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पर हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं और वहाँ पर ओवर बर्डन हो गया सॉइल पर, क्योंकि हम ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हमारा लैंड खराब हो गया है। अब लैंड को कंजर्व कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, तो उसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स आप अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे कि आप अगर माइनिंग कर रहे हो तो प्रॉपर माइनिंग करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो माइनिंग एक्टिविटीज़ की, एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ओवर इरिगेशन मत करो, ठीक है। तो यही हमारा लैंड के बारे में था। अब हम आते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स पर। तो सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सॉइल की लेयर्स होती है, सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेड रॉक, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बेड रॉक के ऊपर हमारी जो लेयर आती है वो आती है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के ऊपर जो हमारी लेयर आती है वो आती है सबसॉइल, और उसके ऊपर आती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के अंदर होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, कोई प्लांट या एनिमल की डेथ होती है तो उसका जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो मिट्टी में मिल जाता है और वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, और ह्यूमस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बेडरॉक जो होता है वो टूटता चला जाता है, टूटते टूटते वो छोटे छोटे पीसेस सबस्ट्रेटम में कन्वर्ट होते हैं, फिर और छोटा सबसॉइल में, फिर और छोटा टॉप सॉइल में। तो सॉइल के सबसे छोटे छोटे पीसेस टॉप सॉइल में, और ये सबसे फर्टाइल पार्ट है जहाँ पर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अब सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, किस तरीके की सॉइल होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वो बेडरॉक पे डिपेंड करती है, क्योंकि बेडरॉक ही तो टूटते 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 सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली उसके रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करते हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को। एक होती है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो कि रिवर्स, जैसे रिवर्स फ्लो करती है तो अपने साथ वो बहुत सारी मिट्टी पत्थर सब कुछ कैरी करती है। तो वो जो सेडिमेंट्स होते हैं ना जो हमारे सॉइल रिवर वगैरह वाटर बॉडीज कैरी करती है, तो वो ओशंस वगैरह की साइड में जो सॉइल इकट्ठी करती है वो एलुवियल सॉइल है। ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है, और प्लेन्स वाले रीजन में जहाँ पर रिवर्स होती है वहाँ पर इस सॉइल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो इसकी ना काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। एक होती है खादर। खादर को कहते हैं हम ओल्ड एलुवियल
सॉरी, खादर को कहते हैं हम न्यू एलुवियल। फिर हमारी आती है भांगर। बांगर बोल देते हैं ऐसे, इसे हम 9th में बांगर लिखा हुआ था वो। तो बांगर जो है ये होती है हमारी ओल्ड एलुवियल। फिर इसके बाद हमारी आती है खादर। इसके बाद मतलब भांगर और खादर। बांगर जो है हमारी ओल्ड एलुवियल है, जैसे एलुवियल सॉइल काफी पुरानी होगी, काफी ज्यादा टाइम से डिपॉजिटेड है। और खादर होता है न्यू एलुवियल, यानी कि रिवर ने अभी अभी अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए हैं, तो वो खादर है। अब पत्थर यानी कांकर डिपॉजिट, कैलकेरियस डिपॉजिट भी कहते हैं, जैसे होते हैं ना कैल्शियम के कुछ पत्थर वगैरह होते हैं, तो कैलकेरियस डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, कांकर सबसे ज्यादा किस में होंगे, ओल्ड एलुवियल सॉइल में होंगे, ना कि न्यू एलुवियल सॉइल में होंगे। ठीक है, यहाँ पर सीरियल, पल्सेस, शुगर केन, राइस, वीट जैसी क्रॉप्स को उगाना बहुत ही ज्यादा इजी है, और यहाँ पर इरिगेशन भी सबसे ज्यादा होती है। इस सॉइल के अंदर क्या क्या सबसे ज्यादा है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। क्या क्या सबसे ज्यादा है, पोटैश, लाइम और फॉस्फोरिक एसिड। डन, पोटैश, लाइम और फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद हमारी आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ऑब्वियसली ब्लैक इन कलर होती है, इसको हम रीगर सॉइल भी कहते हैं या फिर कॉटन सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन उगाना फेवरेबल होता है, आपको डिकन वाले रीजन में, डिकन प्लेट्यू वाले रीजन में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मालवा प्लेट्यू छत्तीसगढ़ वाले रीजन में सबसे ज्यादा मिलती है। इसके बाद ये क्लेई मटेरियल से थोड़ी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, लाइम वगैरह न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होती है। और इसके बाद यहाँ पर इस सॉइल को प्रॉपर एरेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रॉपर मतलब इस सॉइल में ना बहुत ज़्यादा क्रैक्स वगैरह होते हैं, जिससे सॉइल के अंदर प्रॉपर एयर जो है वो सप्लाई होती रहती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, जो आपके बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है ना रॉक्स की, जैसे वोल्केनो इरप्शन हो तो सबसे पहले जो नए नए रॉक्स होते हैं वो इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो इग्नियस रॉक्स मोस्टली रेड कलर के होते हैं, मतलब इग्नियस रॉक्स कह लो रेड कलर के होते हैं, बट ये धीरे धीरे अपना कलर जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी जब इनमें पानी मिक्स होता है तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में आपको मिलेंगे। फिर हमारी आती है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल काफ़ी ज़्यादा एसिडिक सॉइल होती है, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, तो ये ब्रिक्स जैसी सॉइल है। ये वेट और ड्राई सीजन में आपको मिल सकती है, और हैवी रेन की वजह से कई बार क्या होता है, ये सॉइल कई बार हैवी रेन की वजह से भी बन जाती, होती नहीं पर हैवी रेन की वजह से एकदम जब सॉइल बिल्कुल ऐसे एक कह लें ना पास पास आ जाते हैं इसके पार्टिकल्स बिल्कुल, तो ये सॉइल बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में आपको ये सॉइल मिलेगी। फिर इसके बाद हमारी आती है एरिड सॉइल। एरिड से ही पता चलता है सूखी हुई सॉइल। ठीक है, एक हमने अभी कौन सी पढ़ी थी, लैटेराइट सॉइल। एरिड सॉइल, सूखी हुई सॉइल, जो आपको राजस्थान वाले रीजन्स में मिलेगी। इसमें मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इरिगेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कैल्शियम के जो नोड्यूल्स होते हैं, कैलकेरियस डिपॉजिट्स यानी कांकर नोड्यूल सबसे ज़्यादा एरिड सॉइल में आपको मिलते हैं। लास्ट आती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल, जो कि मोस्टली आपको माउंटेनियस वाले रीजन में, जहाँ पर आपको फॉरेस्ट वगैरह दिखते हैं, वहाँ पर मिलेगी। अब इसके बाद हम आते हैं सॉइल इरोजन पर। तो कई बार क्या होता है, विंड, वाटर या एयर, विंड की वजह से, कई बार आइस की वजह से सॉइल जो होती है वो बहती चली जाती है, तो सॉइल इरोजन होता है, हमारी सॉइल बिल्कुल उड़ जाती है। अब सॉइल इरोजन होने की वजह से हमें क्या करना चाहिए, तो कई बार हमारी सॉइल की पूरी पूरी शीट्स उड़ जाती है, जिसे शीट इरोजन कहते हैं। तो अब इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर शीट इरोजन हो जाएगी तो हमारी लैंड जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा, जिसको हम बैड लैंड भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे मेजर्स हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं टेरेस फार्मिंग। जैसे माउंटेनियस वाला रीजन है तो वहां पर बिल्कुल तेजी से बहाव से ना पूरी टॉप सॉइल उड़ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं, ऐसे सीढ़ियों में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लैंड को। इससे क्या होता है, स्पीड जो होती है ना पानी की वो कम होती है और सॉइल बिल्कुल उड़ती नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक फार्म है, वहां पर हम ट्रीज ग्रो कर सकते हैं बीच बीच में, जैसे यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स हैं और बीच बीच में यहाँ पर एक एक ट्री की लेयर बढ़ा दी, फिर यहाँ पर ट्री की लेयर बना दी, बड़ी बड़ी ट्रीज इकट्ठी कर दी, तो ट्रीज बना दी ना क्रॉप्स के बीच में, तो एयर से क्या होता है, हमारी सॉइल उड़ती नहीं है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो सकती है। और फिर हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी पेड़ जितने उगाओगे उतना क्या होगा, रूट सॉइल को पकड़ के रखेंगी और हमारे जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। ठीक है,
तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.